मेरा नाम राघव है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। मेरे पिता तो इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपनी माँ और बहनों का खुद ही ख्याल रखता था। मेरी एक बहन थी और एक छोटा भाई था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी और हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी उम्मीद के साथ मेरी माँ और मेरी बहन ने मेरी शादी की थी। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी तक मैं खुश नहीं रह पा रहा था, क्योंकि एक हादसा शादी के पहले ही दिन से मेरे साथ होता आ रहा था। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाता था, तो मेरी पत्नी डर की वजह से कांपने लग जाती थी। उसे पसीने छूटते थे। फिर वो जोर जोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करने तक का मौका नहीं मिलता था। अभी तक हम दोनों एक साथ फुर्सत से कभी बैठे भी नहीं थे। अजीब बात यह थी कि वो ऐसा बर्ताव सिर्फ मुझे देखकर ही करती थी। बाकी सब लोगों के साथ तो वो नॉर्मल रहती थी। जितना टाइम मैं उसके पास रहता था, वो रोती ही रहती थी। रो रो कर उसने खुद को बीमार बना लिया था। एक दिन इन सारे हालात से तंग आकर मैंने सोच लिया था कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मेरी बहन ने उसे समझाया था कि तुम इस तरह से भैया को देखकर परेशान मत हुआ करो। भैया तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बहन की बात सुनकर उसने डॉक्टर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती थीं, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। फिर एक रात अचानक जब मेरी आँख खुली, तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। जब मैं उसे देखने के लिए घर से बाहर निकला, तो वह कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। मेरा छोटा भाई अभी तक काफ़ी छोटा था। वो लगभग 14 साल का था और पढ़ाई कर रहा था। और मेरी एक छोटी बहन भी थी। घर में सारे ही लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि बहुत कम उम्र में मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी को संभाल लिया था। मैं 15 साल का था जब मेरे पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से ही मैंने मेहनत करके अपने घर के हालातों को ठीक कर लिया था। मेरी मम्मी और बहन का कहना था कि उनका बेटा किसी से कम नहीं था, लेकिन मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मैंने कभी इस चीज़ को लेकर घमंड ही नहीं किया था। भगवान ने मुझे अच्छी शक्ल सूरत दी थी, तो इसका मतलब यह नहीं था कि मेरे लिए घमंड करना जरूरी था। मेरा मानना यही था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ अच्छी ही होती है। भगवान ने इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी जरूर दी होती है जो उसका स्पेशल बना होता है, लेकिन ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ उसको पहचानने की होती है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था, जिसकी वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और मेरी बारी आई थी शादी की। और मैं अच्छा खासा कमाने भी लगा था। घर के हालात भी मेरी वजह से काफ़ी बेहतर हो गए थे, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे, हम लोग परेशानियों में घिरे हुए थे। मेरी शादी के लिए मेरी मम्मी ने बहुत सारे सपने देखे हुए थे। उनको मेरी शादी का सबसे ज़्यादा अरमान था, और इसकी दो वजह थी। एक तो यह थी कि मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। दूसरी यह कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और मरने से भी बचा था। इसी वजह से मुझसे मेरी पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। मेरी बहन को भी मेरी शादी में बहुत अरमान थे, क्योंकि मेरा छोटा भाई अभी काफ़ी छोटा था, उसकी शादी नहीं हो सकती थी। और मेरी बहन अभी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए शादी करने के लिए नंबर मेरा ही था। ऐसे में मैंने कुछ नहीं कहा था और सब कुछ अपनी माँ और बहन पर छोड़ दिया था। मैंने बचपन से लेकर अब तक किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं की थी। मैंने खुद से कहीं ना कहीं यह वादा कर लिया था कि मैं कभी ज़िंदगी में अपने मम्मी के फैसलों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। हमेशा उनके फैसलों का मान सम्मान करूंगा और उनकी हमेशा इज्जत करूंगा। जैसा वो मुझे करने के लिए कहेंगे, मैं हमेशा वैसा ही करूंगा। जैसे कि मेरी शादी करवाना मेरी बहन और मेरी मम्मी का सबसे बड़ा अरमान था। ऐसे में वो यह चाहती थी कि लड़की भी उनकी पसंद की ही हो। इस मामले में मैंने सब कुछ अपनी माँ बहन को ही सौंप दिया था। मैं किसी लड़की को पसंद नहीं करता था। हालांकि वह मुझसे पूछती भी थी कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही करवा देंगे। मैं इस टाइप का लड़का नहीं था। हालांकि मेरी फ्रेंडशिप काफ़ी सारी लड़कियों से थी, क्योंकि मेरे ऑफिस में लड़कियां भी काम करती थीं। मैंने आज तक किसी को गलत नज़र से नहीं देखा था। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी मम्मी और मेरी बहन ही अपनी पसंद से जिसके साथ वो मेरी शादी करवाना चाहती हैं, मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी कर लूँ। मेरे लिए लड़की वही लोग ढूंढें जिनका मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा हक था। मैंने उन्हीं को यह काम सौंप दिया था। मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था।
लड़कियों में मेरी कभी भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, पर शायद इसकी वजह यह थी कि मैंने अपने दिमाग में कहीं न कहीं यह बात पहले से ही डाल रखी थी कि मुझे शादी अपनी माँ और बहन के पसंद से ही करनी है। तो फिर ऐसे में किसी से मोहब्बत का नाटक करके, उसको झूठी उम्मीद दिलाकर, उसका दिल तोड़ देना अच्छी बात नहीं थी। मैं शुरू से ही बहुत सीरियस और नरम दिल इंसान रहा था। मैंने कभी भी जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं दी थी, फिर चाहे वो मेरे घर वाले हों या फिर बाकी के और लोग। सबके साथ मेरा एक जैसा बिहेवियर रहता था, हमेशा सबसे खुशी खुशी बातें करता था। मैं खुश रहने और खुश रखने वाले लोगों में से था, और मेरी यही आदत मेरी फैमिली और मेरे सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। मेरी बुआ ने मेरे लिए अपनी पसंद की लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। वह आए दिन बहुत सारी फ़ोटो उठाकर मेरे घर ले आती थी और मुझे दिखाना शुरू कर देती थी, जबकि मैं उनसे हर बार यही कहा करता था कि जो लड़की आपको और मेरे परिवार वालों को पसंद आ जाए, वहीं पर मेरी शादी करवा दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मेरी इस बात से मेरी मम्मी और बहन बहुत ज़्यादा खुश होती थी। फिर मेरी बात सुनकर मेरी बुआ ने अपनी और बाकी सबकी पसंद के लिए एक लड़की पसंद कर ली थी और फिर उसके घर रिश्ता लेकर पहुंच गई। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे और फिर मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। मैंने लड़की की फ़ोटो देखी थी, वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मुझे अपने घर वालों के पसंद पर गर्व महसूस हुआ था कि उन्होंने मेरे लिए कितनी अच्छी लड़की तलाश की थी। इस बात का मुझे पहले से ही यकीन था। लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, मासूम होती हैं, क्योंकि घर में मेरी भी बहन थी। इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता था कि लड़कियों की सोच और उनके ख्याल किस तरह के होते हैं। वह ऊपर से जितनी समझदार बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल बच्चों वाले दिमाग सी मासूम सी होती हैं, जैसे कि मेरी बहन थी। और वैसे भी मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया था। जिस लड़की को मेरे लिए पसंद किया गया था, उसका कहना था कि वह घर के सारे काम-काज अच्छे तरीके से जानती है और पढ़ी लिखी है और बहुत ज़्यादा समझदार मालूम होती है। इस तरह के रिश्ते तो लोगों को आजकल तलाश करने पर भी नहीं मिलते हैं। सारी बातें परफेक्ट देखकर उन्होंने रिश्ता फिक्स कर दिया था। लड़की वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था। उनको भी मैं बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनके मुताबिक मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद मेरी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। इन सारी बातों में एक बात जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, वह यह थी कि मेरी बुआ की भांजी, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। वह मुझे बहुत पसंद करती थी। उसने मुझे 1-2 बार यह भी कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन अब तो मेरा रिश्ता फिक्स हो गया था। पर हकीकत तो यह थी कि मुझे इस तरह से उसका बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर उसे मुझ में इंटरेस्ट था, तो उसे इस बारे में अपने घर वालों से बात करनी चाहिए थी, या फिर वो मेरी बुआ से ही बात कर सकती थी। इस तरह मेरे सामने आकर कहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। कहना तो अलग बात थी, मुझे उसका स्टाइल भी अच्छा नहीं लगता था। वैसे तो वह बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन मैंने कभी उसे गलत नज़र से नहीं देखा था। हमेशा मैं उसकी इज्जत किया करता था, उससे अच्छे तरीके से बातचीत करता था। हमेशा मैंने उसे समझदारी से ही बात की थी, कभी फालतू बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। उसकी हरकतों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह एक अच्छे और शरीफ परिवार से संबंध रखती है। इसलिए मैंने उसको साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ। मुझे अपने लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके अंदर शर्मो हया, और यही वजह थी कि मैंने अपनी बुआ की भांजी राधिका को इनकार कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, ना जाने उसे क्या हो गया था। उस पर तो एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी थी। मेरी शादी पर वह पहले से ही आ गई थी और हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। उसने कहा था कि वह मेरी मम्मी और मेरी बहन के साथ शादी में मदद करने के लिए आई है, लेकिन हकीकत तो सिर्फ मैं जानता था कि वह यहाँ पर किसके लिए आई थी। मैंने घर में किसी को भी यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी ऐसी हरकतों के बारे में किसी को भी पता चले और आगे जाकर उसकी ज़िंदगी में कोई बुरा असर पड़े। इसलिए मैं उसकी बातों और हरकतों को इग्नोर कर दिया करता था। वैसे भी अब तो कुछ ही दिन में की बात रह गई थी और मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे। फिर तो मेरी शादी हो जाने वाली थी। मैंने यही सोचा था कि बस एक बार मेरी शादी हो जाए तो वह खुद ही मेरा पीछा छोड़ देगी और सुकून से बैठ जाएगी। लेकिन यह सब मेरा ख्याल था कि वह इस तरह से आराम से बैठ जाएगी, और शायद मेरी गलतफहमी भी थी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब वह मेरी शादी पर आई थी,
उसने मुझे दोबारा से तंग करना शुरू कर दिया था और मेरा जीना दुश्वार करके रख दिया था। वो मुझसे बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मौका देखकर कभी मेरे कमरे में आ जाती थी, तो कभी मुझे धमकियां देना शुरू कर देती थी। मैं चाहता था कि हम दोनों का एक साथ कोई देख न ले, इसलिए मैं उससे दूर दूर रहने की कोशिश करता था। उसने कहा था कि तुम इस शादी से इनकार कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी धमकियों से डरने वाला हरगिज भी नहीं था, और जहाँ तक बात शादी से इनकार करने की थी, तो मैं कभी भी इस शादी से इनकार नहीं कर सकता था। एक तो इस शादी में मेरी माँ और बहन की खुशी शामिल थी, और दूसरी बात, इस मौके पर मैं आकर किसी दूसरी लड़की को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था, जो अपनी आंखों में मेरे सपने सजाए हुए बैठी थी। वह भी तो किसी की बेटी और बहन थी। शादी के बिल्कुल करीब आकर मैं शादी से इनकार करना बिल्कुल गलत समझता था, और जिस तरह से वह मुझे डरा धमका रही थी, मैं कभी भी इस शादी से इनकार करके राधिका से शादी नहीं करना चाहता था। उसकी हरकतों से अब मुझे चिढ़ आने लगी थी, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था। मैं जो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था, और मेरा दिल करता था कि अभी खड़े खड़े उसे अपने घर से बाहर निकाल दूं। मुझे उससे नफरत होने लगी थी, और उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, इसमें उस इंसान का खुद अपना किया धरा शामिल होता है। मोहब्बत तो बिना किसी वजह से भी की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना यह था कि यह नफरत के लिए कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कुछ लोग अपनी हरकतों से दूसरों को इतनी ज़्यादा परेशानी में डालकर तंग कर देते हैं कि इंसान को खुद न चाहते हुए भी उससे नफरत होने लग जाती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। राधिका से शादी करना तो बहुत दूर की बात थी, मेरे लिए तो उसे इस घर में भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी से बुरे शब्दों में बात नहीं की थी, लेकिन मुझे ना चाहते हुए भी राधिका के साथ ऐसा व्यवहार रखना पड़ रहा था, और इसकी वजह सिर्फ यह थी कि वह मेरी बातों को समझ जाए। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, वह अपनी इन गलत हरकतों को छोड़ दे। वो जो कर रही थी, मगर इस लड़की का दिमाग जो जैसे बिल्कुल खराब हो चुका था। एक दिन तो मेरा मन करने लगा कि मैं ये सब कुछ जाकर अपनी बुआ को साफ साफ बता दूं कि आपकी भांजी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। और फिर जब ये सोचने लगा कि बुआ भी राधिका की वजह से परेशान हो जाएंगी और उसको बुरा भला कहेंगी, फिर राधिका को बुरा लगेगा और उसे हर्ट होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। वह जो भी कर रही थी ना समझी में कर रही थी, लेकिन मैं तो समझदार था। ऐसे में ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिसकी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़ता। यही वजह थी कि मैं अभी तक खामोश था और उसकी हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। यह सब बर्दाश्त करना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं लोगों को किसी भी तरह से बातें करने का मौका नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि लोगों की आदत होती है, वो छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। मेरी तो वैसे भी शादी होने वाली थी, नुकसान तो सारा का सारा राधिका का ही होना था। और वैसे भी ऐसे मैटर में लड़कों को कोई गलत नहीं समझता है, सारा इल्ज़ाम लड़कियों पर ही आ जाता है। और मैं नहीं चाहता था कि राधिका पर कोई भी इल्ज़ाम आए। वह मेरे घर की ना सही, लेकिन अपने घर की तो इज्जत थी, क्योंकि इज्जत सबकी एक जैसी होती है, फिर वह घर की हो या बाहर की हो या गली मोहल्ले की हो। फिलहाल कुछ दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। राधिका का जुनून धीरे धीरे कम होने लगा था और मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम रीमा था। इतनी खुशी मुझे अपनी शादी की नहीं थी जितनी इस बात की थी कि अब राधिका अपने घर चली जाएगी। उसने आखिरी दिन तक मुझे बहुत मजबूर किया था कि मैं यह शादी ना करूं, लेकिन मैंने उसकी किसी बात को भी वैल्यू नहीं दी थी, बल्कि मैं उसकी हर बात को अनदेखा करता रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कर रही है, मगर वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और ऐसा ही हुआ था। मेरी मम्मी और मेरी बहन की पसंद से मेरी शादी उसी लड़के से हो गई थी, और राधिका भी मेरी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर चली गई थी। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी। मुझे यकीन नहीं था कि वह वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे मौके पर वक्त ज़रा मुश्किल से गुजरता है, और गुजरने के साथ साथ इंसान सब कुछ भूल भी जाता है। फिर बाद में अपनी की गई गलती और अपनी कही गई बात पर शर्मिंदगी भी होती है और हंसी भी आती है। मेरी शादी को 2 महीने होने वाले थे, और यह सब कुछ मेरे साथ शादी के पहले ही दिन से हो रहा था। जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पास जाता, तो मेरी पत्नी बुरी तरह से कांपने लग जाती थी और उसे पसीने आ जाते थे। वह जोर जोर से रोने लग जाती थी। मुझे उसके साथ बात करना तो दूर की बात है,
अभी तक उसके साथ बैठना भी नसीब नहीं हुआ था। इसी तरह से 2 महीने गुजर गए थे, लेकिन हमारे बीच अभी तक कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरे सामने ही ऐसा करती थी। बाकी सारे लोगों के सामने तो वह नॉर्मल बिहेव करती थी। जितना टाइम उसके कमरे में मौजूद रहता था, वह खामोश रहती थी और मुझसे कोई बात नहीं करती थी। बस उसकी आंखों से आंसू ही गिरते रहते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी? वह इस तरह से क्यों किया करती थी? यह बात मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या वह मुझसे डर रही थी या फिर इसके पीछे कोई वजह थी? जब वह मेरे सामने रोने लग जाती थी और बुरी तरह से कांपने लगती थी, तो मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था कि वह ऐसा क्यों करती है। मैंने यह 1-2 महीने तो जैसे तैसे गुजार लिए थे। मैंने सोच लिया था कि शायद वह अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आई है, इस वजह से शायद इस तरह से कर रही है। मैं उसे उसके रोने की वजह पूछता तो वह मेरी बात का कोई जवाब भी नहीं देती थी, बस लगातार रोती ही रहती थी। इसलिए मुझे आज तक पता ही नहीं चला था कि वह किस बात पर रो रही है। मुझे लगा था कि शायद कुछ वक्त गुजारने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी पत्नी से आराम से इस बारे में बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे उससे बात करने का कभी मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मैं जैसे ही कमरे में जाता था वह रोना शुरू कर देती थी और खामोश होने का नाम ही नहीं लेती थी। उसको खामोश करने के लिए मुझे खुद ही कमरे से बाहर जाना पड़ता था। फिर जब वह सो जाती थी, तब मैं कमरे में यह सोचकर नहीं जाता था कि वह मुझे देखते ही फिर से रोने लग जाएगी। इसलिए मैं तभी कमरे में आता था जब वह गहरी नींद में सो जाती थी। अगर वह मुझसे डर रही थी, तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं हर मैटर में उसका साथ देने के लिए तैयार था। अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी थी, तो वह मुझे बता सकती थी। लेकिन यह बात तो तब होती ना, जब मेरी उससे कोई बातचीत होती। मेरी तो कभी उससे कोई बात ही नहीं हुई थी। इस सारे मामले से तंग आकर मैंने एक बात यह सोच ली थी कि शायद उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यही सोचकर मैंने अपनी छोटी बहन को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था। वह बेवजह ही मेरे लिए परेशान हो जाती। वैसे भी इन दिनों उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सब कुछ मेरे और मेरे पत्नी के बीच में ही था। मैं चाहता था कि मेरी बहन मेरी पत्नी को समझाए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरी बहन की भी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसलिए मैंने हार मानकर अपनी मम्मी को भी इस बारे में बता दिया था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को समझाया था कि हम तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो वह गुस्सा करने लग जाती थी और कहती थी कि मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मुझे उससे इनकार करने की वजह समझ में नहीं आती थी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम भी थी, तो वह घर में किसी को तो बता सकती थी, या फिर वह अपनी फैमिली वालों से ही इस बारे में बता सकती थी। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, यह बात मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि वजह जानने के लिए मुझे उस पर नज़र रखनी ही पड़ी थी। इस तरह तो मैं कभी भी उसकी वजह तक नहीं पहुंच सकता था, जबकि मैं इस वजह को हर हाल में जानना चाहता था कि वह मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसी तरह एक दिन अचानक आधी रात के टाइम पर मेरी आंख खुल गई, तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि मेरी पत्नी कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने पूरे कमरे में उसे तलाश कर लिया था, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मुझे हैरानी हुई थी कि वह कहाँ जा सकती है, और वह भी इतनी रात को। मैं उसे घर में हर जगह ढूंढा, फिर मुझे लगा शायद बाथरूम गई होगी। इसके बाद मैं अपनी जगह पर आकर सो गया। उसके बाद जैसे ही मेरी सुबह आँख खुली, तो मेरी पत्नी बिस्तर पर ही मौजूद थी। वह किस वक्त कमरे में आई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। यह बात तो मुझे आज पता हुई थी कि वह मेरे कमरे से गायब भी हो जाती थी। अगले दिन आधी रात के टाइम पर फिर ऐसा ही हुआ था। मेरी पत्नी फिर से कमरे में नहीं थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। फिर से मैं उसे तलाश करने के लिए कमरे से बाहर निकला था। मुझे पता चल गया था कि वह कमरे में मौजूद नहीं थी। ऐसे में पता लगाना तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वह कल भी कहीं पर जा चुकी थी। वह कहाँ जाती थी, यही सोचकर मैं कमरे से बाहर निकलकर उसको देखने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र गार्डन की तरफ गई, जहाँ पर मेरी पत्नी बैठी हुई थी। मैंने देखा कि इतनी रात को मेरी पत्नी गार्डन में रखी हुई चेयर पर बैठी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उसके हाथ में कुछ था।
क्या था, इस बात का आइडिया लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस वक्त जाऊं या नहीं। अगर जाऊं तो ऐसा ना हो कि वह मुझे देखकर फिर से रोना शुरू कर दे और अपनी तबीयत को बिगाड़ ले। मगर जो भी था, मुझे अपनी पत्नी से बात तो करनी चाहिए थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया था और मैं अपनी पत्नी के करीब तक पहुंच गया था। लेकिन मुझे देखते ही वह फिर से रोने लगी थी, क्योंकि वह मुझे देखते ही पहले घबराती थी और फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते थे। फिर से मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिला था। मैं उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वह मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बस लगातार रोए ही जा रही थी। अब यह बात मेरी फैमिली में सबको पता चल गई थी और उन लोगों को भी आइडिया हो गया था कि मेरी पत्नी मुझसे दूरी बना रही है। उन लोगों ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि हम रीमा को समझाने की कोशिश करेंगे। मैं इस सब में बहुत परेशान हो गया था, इसलिए घर से बाहर अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए चला गया था। मेरे दोस्तों ने जब मेरी परेशानी भरी हालत देखी तो उन्होंने मुझसे मेरी परेशानी की वजह पूछी थी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी पत्नी पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ऐसा मेरी फैमिली में से तो कोई नहीं करवा सकता। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी शादी मेरी मम्मी और बहन ने अपनी पसंद की लड़की के साथ ही करवाई है। ऐसा तो तभी मुमकिन होता था जब मैं अपनी मर्जी से शादी करता और वह लोग उस लड़की को पसंद ना करते। मेरा दोस्त कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ रिश्तेदार हमसे जलन रखते हैं, तो वह हमसे बदला लेने के लिए जादू टोना करवा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी पत्नी की दिमागी हालत ठीक ना हो। तुम चाहो तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो। मेरे दोस्त की डॉक्टर वाली बात तो ठीक थी। डॉक्टर को तो मैं भी अपनी पत्नी को दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी की दिमागी हालत बहुत कमज़ोर है। रही बात जादू टोने वाली, तो मैंने अपने दोस्त की इन बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं जब घर आया तो मेरी मम्मी ने भी मुझे यही बात बताई। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पत्नी पर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तभी तो वह ऐसी हरकतें करती है। मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं तुम्हारी पत्नी को तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में कोई बात नहीं की थी और उनसे कह दिया था कि आप जैसा करना चाहती हो कर सकती हो। मेरी मम्मी तो वैसे भी ऐसी बातों पर विश्वास रखती थी, इसलिए वह काम को उन्होंने जल्दी से करने के लिए सोच लिया था। लेकिन कहीं न कहीं मेरा दिल इस काम के लिए राजी नहीं हो रहा था। मम्मी की मर्जी समझकर मैं खामोश हो गया था। मम्मी ने कहा था कि मैं इस मैटर को खुद अपने हिसाब से हैंडल कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो। मम्मी को ज़्यादा पता था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने मेरी पत्नी से पूछा था कि तुम यह सब मेरे बेटे के साथ क्यों कर रही हो? तो मेरी पत्नी ने कहा था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कुछ नहीं जानती है कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। और इस बात को लेकर मम्मी को बहुत ज़्यादा शक हुआ था कि ज़रूर इस पर कोई न कोई जादू टोना करवाया है। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। यह सारा मामला मैंने अपनी मम्मी पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मेरी नज़र अपनी पत्नी पर ही रहा करती थी। उसकी हरकत को मैं हमेशा नोट किया करता था। न जाने क्यों मेरा दिल इसके लिए बिल्कुल भी बेफिक्र नहीं हो रहा था और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उस पर किसी ने जादू टोना करवाया है। मुझे कहीं न कहीं कोई और ही बात लगती थी। इस बात के बारे में मैंने किसी और को नहीं बताया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून आ जाए, क्योंकि शादी के बाद से ही मुझे वह खुशी नसीब नहीं हुई थी जो शादीशुदा जोड़ों की होती है। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार भरी बातें किया करे, ना कि मेरी मौजूदगी में बुरी तरह रोया करे। मेरी मम्मी का कहना था कि कुछ वक्त की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी एक तांत्रिक बाबा से बहुत सारे ताबीज़ लेकर आई थी। कुछ तो वो मेरे कमरे में भी रख दी थी और कुछ पहनने के लिए मेरी पत्नी को भी दे दी थी। मुझे ये बातें बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मम्मी के कहने पर मैं उनके काम को कर लिया करता था। तांत्रिक बाबा ने मेरी मम्मी को बताया था कि मेरी पत्नी पर सच में किसी ने जादू टोना किया हुआ है और वह उसके बस में है। तभी तो वह अपने पति के करीब जाने से बहुत डरती है और उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि यह तांत्रिक बाबा सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए सारी कहानी बना रहा है। लेकिन हकीकत भी यही थी।
मैं इस वक्त इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपने तरीके से यह जानने की कोशिश में था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जो मेरी पत्नी ऐसी थी और मेरे साथ ऐसा किया करती थी। मैं बड़ा परेशान था कि करूँ तो आखिर क्या करूँ, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी का सवाल था। मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी पत्नी की बेरुखी देखकर तो नहीं गुजार सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सच जानकर ही रहूंगा कि आखिर मेरी पत्नी क्या करना चाहती है। अगली रात में रात के टाइम पर सोया नहीं था, बल्कि सोने की एक्टिंग कर रहा था ताकि मेरी पत्नी को लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुका हूँ। मैंने नोटिस किया कि कमरे में अंधेरा था और मेरी पत्नी धीरे धीरे बेड से नीचे उतर रही थी। फिर 5 मिनट होते ही मेरी पत्नी कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी अपनी पत्नी का पीछा करते हुए उसके पीछे जाने लगा था। वह आज गार्डन में नहीं जा रही थी, बल्कि छत की सीढ़ियों से छत पर जा रही थी। मैं हैरानी से उसका पीछा कर रहा था कि आखिर आधी रात को उसे छत पर क्या काम पड़ गया था। फिर मेरी छत पर जाने के बाद वह एक कोने की तरफ खड़ी हो गई थी। छत पर वैसे तो चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद की चांदनी चारों तरफ फैली हुई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी पत्नी को देख पा रहा था। छत पर ही दीवार के पीछे खड़े होकर मैं अपनी पत्नी को देख रहा था। उसने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू में से कुछ निकाला था। वह कोई और चीज नहीं बल्कि मोबाइल था। लेकिन मैंने तो अपनी पत्नी को अभी तक कोई मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं दिया था। फिर यह मोबाइल मेरी पत्नी के पास कहाँ से आया था? और ना ही आज से मैंने पहले कभी भी उसे मोबाइल में देखा था। फिर मेरी पत्नी ने मोबाइल को अपने कान से लगाया और वह किसी से बातें कर रही थी। उसकी बातों से आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरी पत्नी कह रही थी कि मैं अब और दिन इस घर में नहीं रह सकती। तुम कुछ भी करके मुझे इस घर से निकाल दो। मुझे अपना पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारी खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं यह रोने धोने वाला नाटक कर करके थक चुकी हूँ। अब इस नाटक को और नहीं कर सकती। वह बार बार किसी अभय नाम के लड़के का नाम ले रही थी। उसके मुंह से सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। इसका मतलब यह था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी। इसका मतलब यह है कि वह इतने दिनों से मुझे और मेरी फैमिली को बेवकूफ़ बना रही थी। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह मुझसे दूर रहने के लिए एक्टिंग कर रही थी। मैं अब अपनी पत्नी की बात और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं था जो खामोशी से हर बात को बर्दाश्त करता रहूं। मैं गलत बात के खिलाफ बहुत था। इसलिए मैं जाते ही फौरन अपनी पत्नी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। वह घबरा गई थी और कांपने लगी थी। मुझे देखकर फिर से रोने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। मैंने उसे कहा, अब तुम्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान चुका हूँ कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। मैं ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपनी ही बात कहता रहूं। मैं सामने वाले को भी बोलने का मौका दिया करता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें अगर कोई परेशानी थी तो मुझसे कह देती। तुम्हें इस तरह से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सामने वाले की बात को ना समझ सकूँ। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है और तुमने मेरे साथ यह सब कुछ क्यों किया? मेरा नर्म लहजा देखकर उसका दिल पिघल गया था और उसने ऐसा करने की वजह मुझे बता दी थी। उसने कहा कि दरअसल मैं अभय नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। वह मेरा सहपाठी था, लेकिन वह बेचारा गरीब है। मेरे पेरेंट्स मेरी शादी उसके साथ नहीं करवाना चाहते थे। मैंने बहुत ज़्यादा जिद की, पर वह लोग नहीं मान रहे थे। जब तुम्हारे घर से मेरा रिश्ता गया तो मेरे घर वालों ने फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि मेरे अफेयर की बात सुनने के बाद उन लोगों को मेरी शादी करने की बहुत जल्दी हो गई थी। मैं अभय से बहुत प्यार करती थी। वह मुझसे शादी करना चाहता था। उसने मेरे घर रिश्ता भी भेज दिया था, पर मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ मेरी शादी इसी वजह से नहीं की थी कि वह गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी शादी फिर आपके साथ हो गई। मैंने सोचा था कि अगर मैं आपके साथ यह रोने धोने का और डरने का नाटक करूंगी तो आप कभी भी मेरे करीब ही नहीं आओगे और एक दिन मुझसे तंग आकर मुझे डिवोर्स दे दोगे। फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अभय के साथ शादी कर सकूंगी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? वह मेरी बात सुनकर घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं तुम्हें जबरदस्ती के बंधन में नहीं बांधना चाहता। हालांकि तुम्हारे माता पिता मेरे साथ तुम्हें जबरदस्ती के बंधन में बांध चुके हैं। माता पिता को चाहिए कि औलाद की मर्जी के बिना उसकी शादी कहीं नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फिर औलाद गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। तुम मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो?
मेरी पत्नी ने सिर्फ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी वह उसी के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने देखती आई है और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन उसके माता पिता ने तो मेरी शादी उसके साथ करवा दी थी, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया था, तभी तो वह मेरे साथ ऐसा कर रही थी। मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं रखना चाहता, जिसकी वजह से हम दोनों ही कंफर्टेबल ना हो। ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। यह बात मैंने अपनी फैमिली को बता दी थी। हालांकि मेरी माँ और बहन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन मैंने कोर्ट जाकर पेपर्स तैयार करवा लिए और अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी थी। मेरी पत्नी ने झूठी एक्टिंग करने और मुझे और मेरी फैमिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए माफ़ी भी मांगी थी। हम लोगों ने उसे माफ़ भी कर दिया था। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक अभय से शादी कर ली थी। वह मेरे घर से जा चुकी थी और मेरे सारे संबंध खत्म हो चुके थे। लोगों को पता चल गया था कि मेरी डिवोर्स हो चुकी है। जाहिर सी बात है, राधिका मेरी बुआ जी की भांजी थी, तो उसे भी यह बात पता ही चलनी थी। उसने अभी भी मुझे ट्राई करने की कोशिश की थी और अब की बार उसने मेरी मर्जी के मुताबिक और अच्छे परिवार वाली लड़कियों की तरह अपनी मर्जी को जाहिर किया था। उसने मेरी बुआ से कहीं इस बात के लिए कही थी और कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। मेरी पहली शादी खत्म होने के बाद भी वो मुझे दूसरी शादी करने को तैयार थी। मैं इस बात से हैरान था कि वो मुझसे किस कदर प्यार करती थी, कि वो मेरी दूसरी पत्नी बनने के लिए भी खुशी खुशी तैयार थी। मुझे लगा कि शायद मैंने पहले राधिका के प्यार को नहीं समझा, तभी मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया था। मेरी बुआ को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और ना ही राधिका की फैमिली को इस बात से कोई एतराज़ था। मेरी शादी राधिका के साथ हो गई और अब मैं राधिका के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। वह सच में बहुत अच्छी लड़की है और वह मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि उसने साबित कर दिया कि जब मैंने उसको रिजेक्ट किया था तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं शुरू से ही उसकी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद वह मेरे साथ सब कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी नीयत भी गलत नहीं था। मेरा भगवान जानता था कि मैंने अपनी माँ और बहनों की खातिर ही उनकी पसंद की लड़की से शादी की थी और कभी अपनी पसंद के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।